दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पाचन और अवशोषण का सेकंड पार्ट। इसके पहले पार्ट 1 में जो हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सबसे पहले पाचन, फिर मुख गुहा देखे थे, मुख गुहा और इसके अंतर्गत जो स्ट्रक्चर पाए जाते थे उसको देखे थे। फिर हम लोगों ने दांत को देखा डिटेल में, फिर दांत सूत्र को देखा, तो अब हम अपने इस वीडियो में देखेंगे लार को, यानी कि सलाइवा। फिर लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं। फिर देखेंगे लार का संगठन क्या होता है, मतलब लार किससे मिलकर बना होता है। फिर देखेंगे फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी। फिर देखेंगे लास्ट में ग्रसिका यानी कि ईसोफिगस। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार क्या होता है। अब हम देखेंगे लार क्या होता है। जो हमारा लार है वो सभी जंतुओं में, लगभग अधिकांश जंतुओं में, मानव में और अधिकांश जंतुओं के मुख में पाए जाने वाली झागनुमा, कैसा झागनुमा पानी जैसा, लिक्विड होता है। ठीक है, पानी जैसा क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। वो क्या होता है, हमारा लार होता है। ये जो लार हमारा होता है वो किससे बना होता है, इसमें 98% क्या होता है, 98% पानी होता है, यानी कि H2O वाटर होता है। और कुछ एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, इसमें कुछ, और थोड़ा मात्रा में साल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें, कौन सा साल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चालू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं। हमारा जो मुख है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ में कितने पाई जाती है, 3 जोड़ी। हमारे मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो आइए हमसे पहले हम लार का नोट्स बना लेते हैं। लार क्या होता है, यानी कि लार मानव व अधिकांश जानवरों के मुख गुहा के अंदर पाया जाने वाला पानी जैसा एक झागदार पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ होता है। और क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, 98% पानी पाया जाता है, जिसमें लिखते हैं इसको, जिसमें 98% पानी होता है और 2% अन्य पदार्थ और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो हम देख लें लार क्या होता है। लार जो होता है मनुष्यों में और अधिकांश जो जानवर होते हैं उनके मुख में क्या पाए जाने वाला एक झागदार पदार्थ होता है, जो कैसा होता है, पानी के जैसा होता है। ठीक है, जिसमें 98% तो पानी ही होता है और 2% क्या होता है, अन्य पदार्थ और एंजाइम्स मिलकर 2% रहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो देखते हैं कि ये लार जो होती है इसका कहाँ से आता है। तो लार जो होता है वो ग्रंथियों के द्वारा साबित होता है। किसके द्वारा, ग्रंथियों, यानी कि जो ग्लैंड होती है मुख गुहा के अंदर, उसके द्वारा साबित होता है। तो हम देखेंगे कि मुख गुहा के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, क्या देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लार ग्रंथियाँ, जो मुख गुहा के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, GLAND। ठीक है, तो जो हमारे मुख गुहा के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं, 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यानी कि हम लिखेंगे मुख गुहा
के अंदर वैसे तो कई छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो, लेकिन हमारा जो मोस्टली यूजेज ग्रंथि है वो हमारी कितनी है, 3 होती हैं। ठीक है, मुख गुहा के अंदर 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी इसको देख लेते हैं। पहला जो ग्रंथ होता है हमारा उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, GLAND। इसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्णमूल ग्रंथि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि। जो नेक्स्ट है हमारी दूसरी, वो होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि। नेक्स्ट आता है हमारा सब मोक्सिलरी ग्लैंड, ILARY। इसको बोलते हैं सब मोंडिबुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब मोंडिबुलर। सब मोंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अधोहनु ग्रंथियां। अधोहनु ग्रंथियां। ये भी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां इसलिए इसको लिखेंगे क्योंकि ये पेयर में पाई जाती हैं, मतलब कि दोनों से चेहरे जो हमारा फेस होता है उसके दोनों साइड में पाई जाती हैं। यानी कि एक जोड़ी हमारी पैरोटिड ग्लैंड हो गई, एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक जोड़ी क्या हो गई, सब मोक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब तीनों के हम फंक्शन देखेंगे कि कहाँ पाई जाती हैं, क्या काम करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एक करके हम देख लेते हैं। हमको ये याद कर लीजिए पहले क्या क्या पाई जाती है। हमारे मुख गुहा के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड, इसको बोलते हैं कर्णमूल ग्रंथियां। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। और नेक्स्ट आता है हमारा सब मोक्सिलरी, इसको सब मोंडिबुलर भी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधोहनु ग्रंथियां। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता क्या है। अब हम देखेंगे क्या पैरोटिड ग्लैंड। ये जो पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णमूल जो ग्रंथि है, उसके नाम से अनुसार पता चलता है कि ये कर्ण मतलब होता है हमारा कान, और मूल मतलब कर्ण के जो हमारा जो कान होता है उसके पास में पाई जाने वाली ग्लैंड है। ये होती है हमारी, जो हमारे ये कान होता है ना, ये हमारा कान हो गया, ये हमारा फेस हो गया, ऐसे करके ये देख लीजिए। ये हमारा फेस हो गया, ये कान हो गया, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये हमारा हेयर हो गया ऊपर का। तो ये जो हमारी कर्णमूल ग्रंथियाँ होती हैं, ये यहाँ पर जो कान हमारा है इसके पैरेलल, इसके समानांतर पाई जाती हैं। ठीक है, इस स्थान पर क्या पाई जाती है, हमारी कर्णमूल ग्रंथ यानी कि पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती हैं। ये कर्णमूल ग्रंथि हो गई, ये कान के समानांतर पाई जाती हैं, इसलिए इसको कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो होती है हमारे सबसे मतलब मुख गुहा के अंदर जो तीनों ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमोंडिबुलर, उनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कर्णमूल ग्रंथि। ठीक है, और ये जो कर्णमूल ग्रंथि होती है, ये हमारे, ये जो हमारा यहाँ से जबड़ा होता है दोनों, ये जबड़ा होता है, और जबड़ा का जो हमारा अपर वाला जबड़ा होता है उस पर जो लास्ट में हमारा मोलर जो टीथ लगे होते हैं, मोलर टीथ लगे होते हैं, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं मोलर टीथ होता क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सेकेंड वाला जो मोलर टीथ होता है ना, ये डक्ट, इसका जो नलिका होती है, सब पैरोटिड ग्लैंड का जो नलिका होती है वो सेकेंड वाले मोलर टीथ के पास खुलती है। ठीक है, मुख गुहा के अंदर सेकेंड वाले मोलर टीथ के पास इसकी नलिका खुलती है। ठीक है, और इसकी जो नलिका, ये नलिका हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट बोलते हैं, यानी कि पैरोटिड नलिका, या इसको और एक नाम देते हैं, या एक्सटेंशन डक्ट। एक्सटेंशन डक्ट यानी कि एक्सटेंशन नलिका, या पैरोटिड डक्ट मतलब नलिका होता है। ठीक है, पैरोटिड नलिका यानी कर्णमूल नलिका, या
एक्सटेंशन डक्ट यानी कि एक्सटेंशन नलिका। ठीक है, तो हम देख लें क्या कि जो कर्णमूल ग्रंथियाँ होती है वो कान के पैरेलल पाई जाती है, मतलब कान के समानांतर पाई जाती हैं, इसलिए इसको कर्णमूल ग्रंथियाँ कहते हैं। ये हमारे मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये जो हमारी कहाँ खुलती है, सेकंड जो मोलर टीथ होता है उसके पास से खुलती है, मतलब ऊपरी जो मोलर टीथ होता है उसके पास खुलती है। ये ऐसा इतना डिटेल में अभी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो और ये किस ग्लैंड के किस डक्ट के द्वारा यहाँ पर खुलती है, पैरोटिड डक्ट के द्वारा खुलती है। तो इसका हम नोट्स बना देते हैं, क्या क्या टॉपिक है इसमें। पहला टॉपिक है यह, पहला पॉइंट होगा यह कान के पास उसके समानांतर पाई जाती हैं इसलिए इसे कर्णमूल ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, ये जो तीनों ग्रंथि होती है पेयर में पाई जाती है। जैसे हमारा ये चेहरा, मान लीजिए ये जो चेहरा हुआ हमारा, ठीक है, ये जो चेहरा हुआ तो इस साइड में भी तीनों पाई जाएंगी। मान लीजिए लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में तीनों पाई जाएंगी, फिर चेहरे के उस साइड यानी कि जो फेस के दूसरा साइड होता है उस साइड भी तीनों पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये कितनी जोड़ी हैं, तीनों ग्रंथियाँ एक एक जोड़ी पाई जाती हैं, यानी कि दो पाई जाती हैं। ठीक है, ये जोड़ी में पाई जाती हैं, ये एक जोड़ी होती हैं। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये हो जाएगा कि ये जो हमारा ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी यानी कि इसका हिंदी होता है मुख गुहा। मुख गुहा में पाए जाने वाली लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा कि ये किसके द्वारा मतलब कि मुख गुहा में खुलती हैं। ये तो हो जाएगा हमारा ये एक्सटेंशन डक्ट या पैरोटिड ग्लैंड, मतलब कि ये पैरोटिड डक्ट मतलब नलिका। ठीक है, या एक्सटेंशन डक्ट द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। ये जो पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड नलिका, इंग्लिश में इसको पैरोटिड नलिका ही बोलते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पैरोटिड डक्ट बोलते हैं। इसको एक्सटेंशन डक्ट या एक्सटेंशन नलिका बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि ये जो ग्रंथि होती है हमारी क्या करती है, एंजाइम का स्राव करती है। क्या नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह एंजाइम का श्रावण करती है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट इसमें आता है, आप नोट्स करके लिख लीजिएगा कि जो हमारी ये पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, इसमें अगर वायरस का जब संक्रमण हो जाता है, यानी कि एक होता है हमारा गलसूहा रोग, यानी कि उसको मम्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्प्स, इसको बोलते हैं गलसूहा रोग बोलते हैं। यानी कि हमारा जो गले में कभी कभी सूजन हो जाता है, मतलब साइड में कान के जो पास होता है वहाँ पर सूजन हो जाता है, वो पैरोटिड ग्लैंड में जब वायरस का संक्रमण हो जाता है, यानी कि जब हमारा वायरस कोई आता है और इसको पैरोटिड ग्लैंड पे अटैक कर देता है, तो वही हमारा मम्प्स रोग होता है। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड में जब सूजन आ जाता है तो मम्प्स, वही सूजन दिखाई देता है हमारे गालों पर, चिक्स जो होते हैं उस पर दिखाई देता है मम्प्स रोग। तो क्या होता है, इसको पॉइंट में लिख देते हैं कि छठा पॉइंट हो गया कि इस ग्लैंड मतलब ग्रंथ के
ऊपर वायरस के संक्रमण से वायरस के संक्रमण से गलसुआ गलसुआ यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्प्स, मम्प्स रोग होता है। ठीक है, तो इसमें कितना 6 पॉइंट हो गया। पैरोटिड ग्लैंड में क्या क्या हो गया कि ये कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, मतलब कि कान के पास में उसके समानांतर पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्मुल ग्लैंड। देखिए कितना सिंपल है, कहाँ पर पाई जाती है, कान के पास पाई जाती है, इसलिए कर्मुल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी, क्योंकि दोनों कान, हमारे पास 2 कान होता है, तो दोनों कान के पास पाई जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी, एक जोड़ी, यानी कि संख्या में 2 हो जाएंगी। ये क्या होती है, ओरल कैविटी में लार्जेस्ट, जो हमारे ओरल कैविटी यानी कि जो मुख गुहा है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी कि ये जो होती है सबसे, जो कान के पास पाई जाने वाली ग्रंथि है वो ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा की सबसे बड़ी बड़ी ग्लैंड होती है। वैसे बॉडी के सबसे जो बड़ा ग्लैंड होता है वो क्या होता है हमारा, अलग होता है, यानी कि क्या होता है हमारा यकृत। यकृत यानी कि लीवर, लीवर जो होता है वो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ओरल कैविटी का सबसे बड़ा ग्लैंड। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, कि ये किस नली के द्वारा मुख गुहा में खुलती है, तो एक्सटेंशन डक्ट, या इसी को बोलते हैं पैरोटिड डक्ट, यानी कि एक्सटेंशन नलिका या पैरोटिड नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये क्या करती है, एंजाइम का स्राव करती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम मुख गुहा में पाया जाता है। और क्या करती है, अगर इस ग्लैंड पर, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, इस पर वायरस अगर अटैक कर देते हैं, वायरस जब संक्रमण करते हैं, तो यही गलसुहा रोग होता है, यानी कि हमारा जो सूजन आ जाता है गल के पास, वो रोग होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अपना सब लिंगुअल ग्लैंड, ग्लैंड सब लिंगुअल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि, तो ये कहाँ पाया जाता है हमारा, जिह्वा मतलब होता है जीभ, जीभ के नीचे पाया जाने वाली ग्रंथि होती है। यानी कि जैसा, तो ये कहाँ पाई जाती है, जैसे ये हमारा हो गया, मान लीजिए फेस हो गया, ये हमारा फेस हो गया, ऊपर वाला जो तीत होता है, ये नीचे वाली तीत होती है। तो जीभ जो ऐसे आता है ना, तो ये जस्ट तीत के जस्ट नीचे, यानी कि जो जीभ होता है उसके नीचे वाले साइड में ये पाया जाता है हमारा अधोजिह्वा ग्लैंड। ठीक है, अभी हम चित्र में दिखा देंगे आपको कहाँ पाया जाता है ये। तो अधोजिह्वा ग्लैंड कहाँ होता है, जीभ के नीचे पाया जाने वाला ग्लैंड होता है। कहाँ पाया जाता है, जीभ के नीचे। और ये जो अधोजिह्वा यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है, वो हमारे मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्लैंड होती है। क्या होती है, सबसे छोटी ग्लैंड। जीभ के नीचे, देखिए कितना सिंपल है, जिह्वा मतलब जीभ है, यानी कि जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड है। क्या है, जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड है। ठीक है, और ये भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी पाई जाती है। तो इसको हम नोट्स बनाते हैं। क्या होता है कि यह जीभ के नीचे पाई जाती है, यह जीभ के नीचे पाई जाती है, जाती है। ठीक है, और जीभ के नीचे कहाँ पर पाई जाती है, ये फ्रेनुलम जो होता है हमारा, यानी कि जो जीभ जुड़ा होता है आगे करके, ऐसे करके कुछ एक रेखा टाइप का बनता है। यानी कि ये जो हम जीभ को जब उल्टा ऊपर की तरफ करेंगे ना, तो वहाँ पर एक ऐसे करके लाइन बना हुआ है, जहाँ पर जीभ लगता है जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, फ्रेनुलम हमारे जीभ को जोड़ने का काम करती है, तो फ्रेनुलम के दोनों साइड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कितनी संख्या में कितनी हो जाए, 2 हो जाएंगे, एक जोड़ी हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यह फ्रेनुलम फ्रेनुलम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, फ्रेनुलम सेम इंग्लिश है, फ्रेनुलम के पास पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। और फिर इनकी संख्या क्या होगी, एक जोड़ी पाई जाती हैं। ये एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2, एक जोड़ी होती हैं, और ये सबसे छोटी, मतलब कि मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्लैंड है। यह मुख गुहा
गुहा की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, और ये क्या किस डक्ट के द्वारा खुलती है? ये खुलती है हमारी सबलिंगुअल डक्ट। ठीक है, इसका स्राव किसके द्वारा होता है? यह सबलिंगुअल डक्ट के द्वारा, सबलिंगुअल डक्ट के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, क्या हो गया? ये जीभ के नीचे पाई जाती है, ये फ्रेनुलम के पास में पाई जाती है। ये हमारा ऐसा जीभ होता है जो ना, ऐसे जीभ को जब उल्टा करेंगे, ऐसे करके करेंगे, तो जीभ जो देखिएगा यहाँ पर जुड़ा होता है किसके साथ? मतलब कि जो नीचे का जो जबड़ा होता है उसके साथ जुड़ा होता है जीभ। ये फ्रेनुलम होता है हमारा, फ्रेनुलम जीभ को जोड़ने का काम करता है। पिछले लेक्चर में बताए थे आपको। तो ये जो फ्रेनुलम हमारा होता है, इसके दोनों साइड में यहाँ पर देखिएगा नलिका एक होती है, आपको मतलब टच करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर दो नलिका होती है, एक ही साइड जाती है, एक ही साइड, और ये नलिका आगे यहाँ पर खुली होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? सबलिंगुअल डक्ट होता है। ये जीभ यहाँ पर मतलब सबलिंगुअल डक्ट होता है, तो यहाँ पर खुलती है ये सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये कितनी होती है? एक जोड़ी पाई जाती है, दोनों साइड में पाई जाती है, तो एक जोड़ी होंगी, यानी कि संख्या में 2 होगी। मुख गुहा की सबसे छोटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है। देखिएगा, ये जरूर याद करिएगा, सबसे छोटी ग्लैंड होती है मुख गुहा की सबलिंगुअल डक्ट, जीभ के नीचे पाई जाती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है, और ये क्या होता है? मुख गुहा में सबलिंगुअल डक्ट के द्वारा खुलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आपका। ये कितने टॉपिक हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है हमारा सब मॉक्सिलरी या सब मंडिबुलर ग्लैंड। तो इसको लिखते हैं, तीसरा क्या होता है हमारा? सब मॉक्सिलरी, या इसी को बोलते हैं या सब मंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधोहनु ग्रंथि, हमने पीछे लिख चुका था। सब मॉक्सिलरी ग्लैंड होता है क्या, देखते हैं आप। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो हमारा ये ऊपर का जबड़ा हो गया, और ये हो गया हमारा नीचे का जबड़ा। ठीक है, ऐसे करके जबड़ा होता है ना हमारा। ये हमारे इस पे दांत लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा लिप्स होता है। तो जो जबड़ा हमारा होता है, ये जहाँ पर जाकर जुड़ता है, ये दोनों का जो मेल हो रहा है जबड़े का ना, वहाँ पर पाई जाती है। ये कौन सी ग्लैंड होती है? सब मॉक्सिलरी या सबलिंगुअल ग्लैंड, अधोहनु ग्रंथि। कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर जबड़ा हमारा जुड़ता है, वो कहाँ पर पाई जाती थी? ये कान जो होता है हमारा, कान के पैरेलल यहाँ पर पाई जाती थी। इसको क्या बोलते थे? पायोटिड ग्लैंड। और यह जो क्या थी हमारी? सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो जीभ थी हमारी, जीभ के यहाँ पर जस्ट नीचे यहाँ पर पाई जाती थी सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पता चल गया आपका, सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है कान के पास पैरेलल, उसके पाई जाती है समांतर, वो होती है हमारी पायोटिड ग्लैंड। ये जो होती है हमारी सब मॉक्सिलरी ग्लैंड, और ये होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। तो संख्या में ये भी 2 होगी, इस साइड में भी होगी और उस साइड में भी होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सब मॉक्सिलरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये दोनों जबड़ों की संधियों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह दोनों जबड़ों के संधियों पर पाई जाती है, ठीक है, ये कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, यह भी एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी होती है। ठीक है, और ये क्या करती हैं? श्लेष्म का स्राव करती हैं। क्या करती हैं? श्लेष्म, श्लेष्म मतलब म्यूकस। यह श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। जब हम पाचन पढ़ेंगे, यानी कि जब हम पढ़ेंगे मतलब कि उसमें अमाशय में जब पाचन पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे कि श्लेष्मा होता क्या है। यह श्लेष्म का श्रावण करती है।
इसका इंग्लिश होता है म्यूकस, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। उससे क्या होता है, ये हमारे जो होती है सबमंडिबुलर ग्लैंड, ये होती है सबमंडिबुलर जो ग्लैंड होती है, ये खुलती है किसके द्वारा, सबमंडिबुलर डक्ट के द्वारा, यानी कि अधोहनीय नलिका। नेक्स्ट हो जाएगा का, ये है सबमंडिबुलर, मंडिबुलर डक्ट के द्वारा मुकुआ में खुलती है, ठीक है। तो हम देख लिए कि ये कहाँ पाई जाती हैं। पहला पॉइंट हो गया हमारा, यह दोनों जबड़ों के नीचे, दोनों जबड़ों के संधियों पर पाई जाती है, नीचे नहीं संधियों पर पाई जाती है, यहाँ की जहाँ दोनों जबड़ा हमारा क्या जुड़ता है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती है हमारी किससे, जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है उसके अपेक्षा बड़ी होती है, और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके अपेक्षा छोटी होती है। ये कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। और क्या करती है, म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस को हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, जब हम अमाशय के अंदर पाचन को पढ़ेंगे, उस टाइम म्यूकस को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्या करती है, सब मंडिबुलर डक्ट के द्वारा ओरल, जो ओरल कैविटी होता है उसमें खुलती है, मुखगुहा में खुलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लार जो होता है, लार किससे मिलकर बना होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है लार का संगठन, लार का संगठन, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, लिख देते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। यानी कि संगठन का मतलब होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। तो हमने पहले आपको बताया था कि पहले बता देते कि इसमें क्या होता है, 3 पदार्थ होते हैं, कौन कौन से। H2O होता है हमारा, कितना होता है 98%, क्या होता है H2O, यानी कि जल होता है। लार का जो मैक्सिमम पार्ट होता है क्या होता है, जल होता है, ठीक है। और इसमें से क्या होता है कि अब हमारे बचते हैं 2%, 2% के अंदर कुछ साल्ट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, साल्ट, और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 1% क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है, और 1% साल्ट होता है। तो H2 तो H2 ही होता है, यानी कि जल ही होता है। अब हम देखते हैं कि एंजाइम कौन सा होता है और साल्ट कौन सा होता है, ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है। तो हम देखेंगे एंजाइम पहले, जो हमारे लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो लार के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है हमारा स्लेवरी एमाइलेज, क्या होता है, स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और एक होता है हमारा क्या, लाइसोजाइम, ठीक है। इसको स्लेवरी एमाइलेज, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, या टाइलिन, इसी को बोलते हैं। हमारे बोलते हैं कि लार के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, एक कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम या स्लेवरी एमाइलेज, और एक पाया जाता है लाइसोजाइम, 1 और 2 लाइसोजाइम। तो क्या करता है हमारा स्लेवरी एमाइलेज, क्या करता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, इसको हम देखते हैं। पहले इसके पहले देख लेते हैं कि कौन सा साल्ट पाया जाता है। तो जो हमारा साल्ट पाया जाता है लार के अंदर, वो पाया जाता है थायोसाइनेट, एक ही साल्ट पाया जाता है थायो, ठीक है, थायोसाइनेट पाया जाता है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं थायोसाइनेट। अब देखते हैं इनका कार्य क्या होता है, एंजाइम का कार्य क्या होता है और साल्ट का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्लेवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है, यानी कि जो हमारा स्लेवरी एमाइलेज है, इसको टाइलिन बोलते हैं। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है ना, वो क्या कार्य करता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम भोजन करते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या करते हैं हम, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनका क्या करता है, ये पाचन करता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो पाचन किस पर करता है, ये 6.8 pH पे, 6.8 pH पे सक्रिय होता है, और उस पर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। प्रोटीन का और अन्य मतलब जो पदार्थ न्यूक्लिक एसिड लेते हैं उनका पाचन नहीं करता है, ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है स्टार्च,
स्टार्च, जिसमें आ जाएंगे हमारे सुक्रोज आ जाएंगे, मतलब कि सुक्रोज माल्टोज जो भी आ जाएंगे ये उनका पाचन करता है, यानी कि हमारा। लेकिन हम सुक्रोज माल्टोज तो अभी इसमें इसके अंदर पचकर बनता है, तो हम लेते हैं हमारा सबसे बड़ा मालिक्यूल लेते हैं हमेशा। जैसे रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, मंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में मंड पाया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है हमारा स्लेवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और किस पर 6.8 pH पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या होता है और थायोसाइनेट क्या काम करता है। लाइसोजाइम हमारा सेकंड एंजाइम होता है, और थायोसाइनेट, ये दोनों मिल करके, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट का एक ही काम होता है। ये क्या करते हैं, हमारे जो भी माउस के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं। क्या करते हैं ये, बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, थायोसाइनेट और लाइसोजाइम मिल करके बैक्टीरिया को किल करते हैं, और स्लेवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और पाचन किस पे करता है, ये 6.8 pH पे, यानी कि 6.8 यानी कि अम्लीय माध्यम होता है, उस टाइम ये सक्रिय होता है, मतलब हल्का अम्लीय माध्यम होता है, उस टाइम ये सक्रिय होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ये लाइसोजाइम और थायोसाइनेट बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि लार होता क्या है, लार का संगठन क्या होता है, यहीं पर देख लिए। और क्या होता है कि हमारा, इसके पहले देखे थे लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। हमारे 3 टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद देखते हैं हम कि ग्रसनी होता क्या है। अब देखते हैं हमारा ग्रसनी क्या होता है। हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ग्रसनी क्या होता है, लेकिन एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रसनी आने वाला है इसमें, आपके बुक में। ग्रसनी, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरिंग्स, फैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रसनी क्या होता है, जब हमारा माउथ कैविटी, जहाँ पर ओरल कैविटी जो समाप्त होता है ना, तो ग्रसनी स्टार्ट होता है वहाँ से। यानी कि ये क्या होता है, मुख गुहा, क्या, यानी कि जो ओरल कैविटी होती है हमारी, वो आगे चलकर किस में खुलती है, ग्रसनी के अंदर खुलती है। यानी कि ये टोटल हमारी मुख गुहा के अंदर, यानी कि ये जो हो गई हमारी मुख गुहा हो गई। और मुख गुहा कहाँ पर खुल रही है, यहाँ पर, ग्रसनी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ग्रसनी के बाद क्या पाया जाता है, यहाँ पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। आपको पहले हम बताए थे ऐसे करके एपिग्लॉटिस पाया जाता है। और एपिग्लॉटिस के बाद यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी श्वास नली, या जो ग्रसिका होती है, यानी कि ईसोफिगस होती है। तो हमारा जो फायरिंग, मतलब कि फायरिंग्स क्या हो गया, यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि जो हमारी मुख गुहा होती है, यानी कि जो ओरल कैविटी होती है, वो जहाँ पर खुलती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ये जो ग्रसनी होती है, देखिए यहाँ पर एक ही अभी मतलब कि रूट है आने का, तो ग्रसनी जो हो गई वो नासा, मतलब यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, तो ग्रसनी क्या हो गई, एयर एयर और फूड दोनों के लिए, मतलब कि दोनों का रूट होती है ग्रसनी। और यहाँ पर एक श्वास नली होता है, एक ग्रास नली होता है, यानी कि एक ग्रसिका बोलते हैं ग्रास नली को, और श्वास नली होता है। तो श्वास नली में बच जाता है हमारा एयर के लिए माध्यम होता है, और जो ये ग्रास नली ग्रसिका होती है, वो होती है किसके लिए, फूड के लिए माध्यम होती है। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा मतलब कौन सा हवा और फूड, मतलब एयर और फूड दोनों का माध्यम होता है, तो कौन सा होता है, ग्रसनी फैरिंग्स होता है। जो ये श्वास नली होती है, इसको नहीं बोलेंगे, और ना ही बोलेंगे हम किसको, ग्रास नली को। ठीक है, तो देखते हैं ग्रसनी होता क्या है। ग्रसनी यानी कि मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी, ओरल कैविटी आगे चलकर किस में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है कि जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी यानी कि फैरिंग्स क्या होती है, यह ग्रसनी वायु तथा भोजन दोनों के लिए पथ होती है, पथ होती है, पथ मतलब रूट होती है। ठीक है, अब ये पाई कितनी जाती है, पहले बता चुके थे कितनी पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं। लिख देते हैं इसको, यह 3, यह 3 होती हैं। कौन कौन सा, पहला नासाग्रसनी, पहला क्या होता है, नासाग्रसनी। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा मुखाग्रसनी, और जो तीसरा होता है कंठग्रसनी।
ठीक है। नासाक रश्मि हो गया, ये जो नासाक रश्मि मुखाक रश्मि कंठ रश्मि, ये क्या काम करता है कि ये जो नासाक रश्मि होता है ये किसके ओनली ओनली एयर के लिए रूट होता है, एयर का पथ होता है, ठीक है। मुखाक रश्मि यह एयर और फूड दोनों का पथ होता है, एयर और जो फूड होता है हमारा दोनों के लिए होता है, ठीक है। और जो कंठ रश्मि होती है ये भी ओनली ओनली एयर के लिए होती है, ठीक। तो अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। इसके बाद ग्रसनी के बाद जस्ट क्या पाया था, एपिग्लोटिस पाया था, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं ग्रसिका क्या होता है। हमारा अगला पॉइंट है ग्रसिका। ग्रसिका ग्रसिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफिगस, ईसोफेगस, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा फूड का रूट होता है, ठीक है। जो हमारा ग्रसनी के बाद जब मुख गुहा से हम किसी फूड को निगलते हैं तो ग्रसनी के बाद किस में जाता है, ग्रसिका के अंदर जाता है। तो हम देखते हैं ग्रसिका होता क्या है। ग्रसिका क्या होता है, एक पतला सा ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक मिनट अच्छे से बनाते हैं। ये क्या होता है, एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ऐसे स्ट्रक्चर होता है ग्रसिका। और इसकी जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई है वो कितनी होती है, यानी कि जो लंबाई होती है इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है, ठीक है। और ये जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई होती है, ग्रसिका की चौड़ाई कितनी होती है, ये होती है 25 से 30 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर होता है, यानी कि सेंटीमीटर लंबा होता है। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 25 से 30 मिलीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। और ये जो ग्रसिका होती है, ये मतलब कि इसमें जो पेशी पाई जाती है, मांसपेशी पाई जाती है ग्रसिका के अंदर, ये 3 सीक्वेंस में होता है, यानी कि 3 रूप में बटी होती तो सिंगल एक ही है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइडेड टाइप की होती है मांसपेशी के आधार पर। ये हो गया, तीनों बराबर बराबर होता है। ये देखिए, इसके ऊपर का जो हो गया इतना दूर का, और फिर ये यहाँ से इतना दूर, फिर यहाँ से इतना दूर, ऐसे करके डिवाइडेड टाइप की होती है। तो जो ऊपर का होता है ये हमारा बना होता है कंकाली पेशी से। किससे बनाता है, कंकाली पेशी, कंकाली पेशी से बनाता है, ठीक है। और ये जो नीचे का होता है हमारा, ये वाला पार्ट इतना दूर का, ये होता है हमारा आरेखित पेशी, आरेखित पेशी। और ये जो बीच का पार्ट होता है, ये इन दोनों का मतलब कि मिक्सिंग रूप होता है। कंकाली पेशी मतलब कुछ मिक्स होते हैं इसमें और कुछ आरेखित पेशी मिक्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंकाली आरेखित पेशी है। क्या बोलते हैं, कंकाली आरेखित पेशी। तब ये होता क्या है, मतलब कंकाली पेशी से क्या इसको लाभ होता है, आरेखित पेशी से क्या होता है। देखिए, जो कंकाली पेशी यानी कि ऊपर का जो इतना ये पार्ट होता है इसका, और ये आरेखित पेशी इतना पार्ट होता है, तो कंकाली जो पेशी होती है वो होती है हमारी ऐच्छिक पेशी होती है। एक प्रकार की क्या होती है, ऐच्छिक पेशी होती है। ये होती है हमारी ऐच्छिक पेशी होती है। और जो आरेखित होती है हमारी क्या होती है, अनैच्छिक होती है, यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, अनैच्छिक पेशी होती है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा मिक्स होता है इन दोनों का, ऐच्छिक और अनैच्छिक का मिक्स होता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो आप लोग देखे होंगे रूमिनेंट जो होते हैं हमारे, रूमिनेंट क्या होते हैं, रूमिनेंट, रूमिनेंट्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर। क्या होता है, जुगाली करने वाले जानवर, इसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। वो देखते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ भी खाते हैं, मतलब कि जो चारा खाते हैं अपना, वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत ढेर सारा चारा खा लेते हैं, और जब बैठते हैं तो मतलब कहीं भी आराम से शांति से बैठते हैं तो क्या करने लगते हैं, जुगाली करने लगते हैं। मतलब बोलते हैं कि वो अपना जो जो भी कुछ खाना मतलब चारा खाया हुआ है, फूड जो ग्रहण किया हुआ है, उसको वापस मुख में ला करके और उसको दोबारा पचाता है, ठीक है, मतलब चबाता है उसको दोबारा। वो बैठ के जुगाली करता है। अब देखते हैं जुगाली करता है तो थोड़ा थोड़ा झाग टाइप का मुख से निकलता है उसके, तो उसी को बोलते हैं हम रूमिनेंट जानवर। तो जो रूमिनेंट जानवर होते हैं ना, उनका जो ये ईसोफिगस होता है, ये क्या है हमारा ग्रसिका,
जो रूमिनेंट जानवर होते हैं उनका जो ग्रसिका होता है ना, पूरा टोटल टोटल पूरा जो ग्रसिका होती है वो हमारे किससे बनी होती है, कंकाली पेशी का बना होता है। तो कंकाली पेशी होता है हमारा ऐच्छिक पेशी होता है। इसके वजह से वो हमारा दोबारा जो अपना फूड जो ग्रहण किए होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर जो फूड ग्रहण किए होते हैं, उसको दोबारा अपने इच्छा के अनुसार वापस ला लेते हैं और उसको क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उसको दोबारा चबाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जुगाली करने वाले जानवर मतलब कंकाली पेशी, ये हो गया। आरेखित पेशी मतलब मनुष्य में हम लोग में ये आरेखित पेशी ऐसे करके पाया जाता है, ऊपर का सीक्वेंस कंकाली होता है, फिर नीचे आरेखित होता है, बीच में अकंकाली होता है, मतलब कंकाली आरेखित पेशी होता है। तो इसलिए हम अपना मतलब जुगाली हम नहीं कर सकते हैं, मतलब हम अपना जो खाना अंदर खा चुके होते हैं उसको दोबारा रिटर्न मुख में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अंतर जुगाली करने वाले जानवर में, हम में और कंकाली पेशी रहने की वजह से। तो इनमें क्या पाया जाता है, टोटल का टोटल पूरा ग्रसिका क्या आता है, पूरा ग्रसिका किसकी बनी होती है, कंकाली पेशी की, कंकाली पेशी की बनी होती है, बनी होती है। ठीक है, ये होता है इनमें जुगाली करने वाले जानवरों में। ठीक है, तो हमारा क्या क्या बन गया, पॉइंट ये बन गया कि ग्रसिका क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर। एक मिनट रुकिए, देखिए ग्रसिका होता है क्या, हमारा यहाँ लिखते हैं, नोट्स इसका बनाते हैं डायरेक्ट। ग्रसिका क्या होता है, यह एक पतली लंबी, पतली व लंबी नलिका होती है, नलिका होती है। ठीक है, इसकी लंबाई लिख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 मिलीमीटर होती है, mm होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें तीन मतलब इससे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, कंकाली पेशी पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारा आरेखित कंकाली आरेखित पेशी, और जो तीसरा हो गया हमारा क्या हो गया, आरेखित पेशी। तो यहाँ लिख देंगे कंकाली लिख देंगे, फिर कंकाली आरेखित लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आरेखित लिख देंगे। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। और हो गया क्या कि नेक्स्ट हम वहाँ पॉइंट करके इसको पॉइंट, ये हमारे मतलब कि सिलेबस में नहीं दिया हो, हम आपको बता दिए हैं। तो जो जुगाली करने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, काऊ हो गया, मान लीजिए जो भी गोट हो गया, आपके घरों पे होते हैं ऐसे सब, काऊ हो गया, गोट हो गया, बुफैलो गया, etc, मतलब जो भी कुछ है, इनका टोटल जो ग्रसिका होता है क्या किससे बना होता है, कंकाली पेशी का बना होता है, जुगाली करने वाले यानी कि रूमिनेंट जानवर का। ठीक है, तो इसके बाद एक पॉइंट हम देखते हैं, अब ये देखते हैं कि जो हमारी इसोफिगस जो ग्रसिका होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे मुख गुहा के पास से। ये हमारा मान लीजिए ये मुख गुहा हो गया। ठीक है, ये हमारा मुख गुहा हो गया। तो यहाँ पर हमारी क्या पाई जाती थी, फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी पाई जाती थी, और यहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी क्या, ग्रसिका। ठीक है, तो ये ग्रसिका हमारी हो गई। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये ग्रसिका कहाँ अब खुलती है, जा करके हमारे ये जे शेप, हमारा अमाशय क्या होता है, जे शेप अमाशय में। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे कुछ हो गया, हम आगे बताएंगे आपको। ये हमारा है क्या, अमाशय, अमाशय इसको बोलते हैं स्टोमक, स्टोमक। ठीक है, यहाँ पर खुलती है ग्रसिका, कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है। तो अमाशय में खुलने से पहले क्या होती है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, मुख गुहा से स्टार्ट होती है, कहाँ से, ओरल कैविटी, मुख गुहा से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, अमाशय में खुलती है। अमाशय में खुलने से पहले ये जो बीच में रूट होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है हमारा, ये हमारा पाया जाता है थोरैसिक केज पाया जाता है, यहाँ तक वक्ष गुहा इसको बोलते हैं, ऐसे करके पाया जाता है हमारा, ये हमारा वक्ष गुहा होगा। वक्ष गुहा का जो लास्ट पोर्शन यहाँ पर अंतः जो स्तर होता है इसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम, क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, सेम इंग्लिश में नेम होता है इसका, डायफ्राम, GM है। ठीक है, और ये क्या हमारा वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा, यानी कि इसको बोलते हैं थोरैसिक
कैविटी। थोरैसिक कैविटी, CAVITY। ठीक है, क्या बनता है हमारा जो ग्रसिका होती है वो मुख गुहा से स्टार्ट होकर के वक्ष गुहा को होते हुए डायफ्राम को पार करते हुए वक्ष गुहा का जो ये वक्ष गुहा का क्या होता है अंत स्तर होता है। देखिए ये वक्ष गुहा है, इसके सबसे नीचे वक्ष गुहा मतलब यहाँ पर जो हमारा जो भी मतलब कि ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं ना, ये हमारा स्टर्नम बीच में होता है। यहाँ पर पसलियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं पसलियाँ? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। जो 12 जोड़ी पसलियाँ टोटल लगी होती हैं, यहाँ पर हमारे 7 जोड़ी यहाँ से जुड़ी होती हैं और पीछे जो हमारे रीढ़ की हड्डी जो होती है वहाँ पर कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी जुड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में, एक एक हड्डी का नाम बताएंगे आपको। तो ये क्या होता है हमारा जो डायफ्राम होता है वक्ष गुहा का सबसे नीचे मतलब सबसे अंत स्तर होता है, सबसे निचला वाला पोर्शन टाइप का होता है। तो ये जो हमारा ग्रसिका हो गया वो मुख गुहा से स्टार्ट हुआ, वक्ष गुहा को होते हुए डायफ्राम का जो अंत स्तर था इसको मतलब वक्ष गुहा का अंत स्तर डायफ्राम, इसको भेदते हुए कहा जाता है जे आकार का, ये जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड अमाशय में खुलता है। ठीक है, ये देखिए जे आकार का होता है, ऐसे करके होता है थोड़ा, जे शेप अमाशय में खुलता है। ठीक है, अब यहाँ अमाशय में खुलता है तो यहाँ पर एक होता है स्पिंटर लगाता है, यहाँ पर स्पिंटर। तो आगे हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या होता है कि अमाशय क्या होता है, यहाँ पर अमाशय में कितने भाग पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या काम होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर निकलता है कि जब हमारा श्वास का रूट होता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, तो हमारा उसका जो रूट होता है फेफड़े में जाने का, तो उसका जो रूट होता है सबसे पहले हम नासाग्रसनी से लेते हैं। ठीक है, तो नासाग्रसनी के बाद यानी कि जो हमारा सांस लेते हैं नासाग्रसनी, नासाग्रसनी के बाद कहाँ पर जाता है ये हमारा जो हम बताए थे आपको, नासाग्रसनी कहाँ पर मिलता है? ग्रसनी में खुलता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? नासाग्रसनी के द्वारा ग्रसनी में आता है, जो मेन ग्रसनी होता है। देख लीजिए इसको नासाग्रसनी करके ग्रसनी मान लीजिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ग्रसनी में हुआ, यानी ये नाक से हम जो सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं तो सांस कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है पहले, उसके बाद से कहाँ जाता है? ग्रसनी के बाद किस में जाता है? लैरिंग्स, यानी कि इसको कंठ बोलते हैं, कंठ। ठीक है, उसके बाद से जाता है हमारे किस में? श्वास नली में, श्वास नली। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आता है, देखो हिंदी में तो वो ऐसे नहीं पता चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में दिक्कत हो जाता है। इसको ग्रसनी को बोलते हैं फैरिंग्स, RYNX, फैरिंग्स। इसको बोलते हैं लैरिंग्स, LARYNX। जो लैरिंग्स होता है इसको बोलते हैं क्या? ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया मतलब श्वास नली। तो जो हमारा श्वास का रूट होता है वो फैरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर ट्रैकिया में जाता है। कभी कभी मतलब सीक्वेंस में उल्टा हमको याद हो जाता है कि लैरिंग्स फैरिंग्स, इसमें मतलब दिक्कत होता है। तो इसके लिए एक मतलब कि इसके लिए एक ट्रिक है, हिंदी में याद करना चाहेंगे तो उसके लिए है गौकस। इस वर्ड को मतलब याद कर लीजिएगा, क्या होता है? गौकस। गौ मतलब ग्रसिका, क मतलब कंठ और स मतलब श्वास नली। या इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा, एक वर्ड होता है पलट। आप सॉन्ग सुने होंगे पलट, तो ये मैं तेरा हीरो फिल्म का सॉन्ग है, तो इसको ये फिल्म मत ध्यान दीजिएगा, बस ये पलट शब्द याद कर लीजिएगा, कैसे भी याद हो जाए। प से क्या हो जाएगा? पैरिंग्स, जो फैरिंग्स हो गया पलट, प लैरिंग्स, ल से लैरिंग्स और ट से ट्रैकिया। तो इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, पलट यानी कि फैरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका रूट। हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है, कंठ के बाद क्या आता है, श्वास नली क्या होता है, नाक से कैसे जाता है एयर, इस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आगे ऐसे वीडियो हमारे देखते रहिए, आगे हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।